नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं, पूरी दुनिया सहित भारत कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है। ये हम सब के लिए चिंताजनक बात है। अब इस संकट का सामना करना एक यज्ञ के समान है, जिसमें हम सब की आहुति ज़रूरी है, और वह आहुति है एक जिम्मेदार नागरिक की तरह बिहेवियर करने की। डियर स्टूडेंट्स, आप समाचार पत्र पढ़ते रहते हैं, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देश दुनिया की खबरों से जुड़े रहते हैं। हमारे चारों ओर के परिवेश में क्या घटित हो रहा है, ये सब आप जानते रहते हैं। इन सब माध्यमों से हमें ये पता चल रहा है कि अभी हम कितने गंभीर संकट से जूझ रहे हैं, और भारत सरकार सहित राज्य सरकारों ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है, जिसकी पालना करना सभी नागरिकों के लिए ज़रूरी है। डियर स्टूडेंट्स, समाजशास्त्र विभाग ने जो यूट्यूब चैनल तैयार किया है, यह ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म की कड़ी के अंदर एक छोटा सा प्रयास है, जो कि अब न्यू नॉर्मल है। यानी कि जिस तरह कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और जिस तरह निकट भविष्य में ऑफलाइन तरीके से पढ़ाई शुरू होने की और कॉलेजेस स्टूडेंट्स के लिए ओपन करने की संभावनाएं अभी हाल फिलहाल थोड़ी कम नज़र आ रही हैं, उसको देखते हुए हमें ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ कोप अप होना है, इसको स्वीकार करना है, इसके साथ एडजस्ट होना है, इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसको सीख लेना है अच्छी तरीके से, इससे जुड़ जाना है, और यही हमारी पढ़ाई को निरंतर जारी रखने का और एकेडमिक लॉस से बचने का और अपने करियर में आगे बढ़ने का, और इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म की सफलता का एकमात्र साधन है, एकमात्र तरीका है, एकमात्र विकल्प है। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपके साथ कोविड-19 महामारी और कोरोना संक्रमण के मद्देनज़र भारत सरकार और राज्य सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उनकी बात शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ, जो कि एक शिक्षक होने के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपके साथ शेयर करना, आपको उसके लिए प्रेरित करना, बताना मेरा कर्तव्य है। भारत सरकार और राज्य सरकार ने जो ये गाइडलाइंस जारी की है कि हमें घर से बाहर निकलने से पहले नियमित रूप से मास्क का प्रयोग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करनी है, यानी कि पब्लिक गैदरिंग में हमसे कम से कम 6 फुट की दूरी बनाए रखनी है, और बाहर से वापस घर जाने पर हमें नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने हैं, और आवश्यकता के अनुसार ऑफिस में और घर में सैनिटाइज़र का नियमित रूप से प्रयोग करना है, और सार्वजनिक जगह पर न थूकना है, न ही किसी को थूकने देना है, और दूसरे लोगों को भी मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है। यह तो बात है कोरोना संक्रमण से जो सामूहिक लड़ाई पूरी दुनिया में चल रही है उसकी, और जिसमें एक नागरिक होने के नाते, एक समझदार व्यक्ति होने के नाते हमारी जो भूमिका है उसकी। अगर हम ये भूमिका नहीं निभा पाते हैं, एक जिम्मेदारी की भावना हमारे अंदर नहीं है, तो हमारी ये पढ़ाई, हमारी शिक्षा सब निरर्थक है। अगर जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज के बेटरमेंट के लिए, उसके अपलिफ्टमेंट के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके भलाई के लिए एक नागरिक के रूप में, जो कि समाज का बहुत महत्वपूर्ण घटक होता है, एक पिलर होता है, एक आधार स्तंभ होता है, नागरिकों से, इंसानों से मिलकर ही समाज बनता है। हम समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, ये सब हम जानते हैं। समाज का अस्तित्व व्यक्तियों के बिना नहीं है, और व्यक्ति अगर समाज के जो बनाए मूल्य और मानदंड हैं उनका पालन नहीं करते हैं, तो समाज का भी अस्तित्व बना रहना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमें इस एडवाइजरी की पालना सुनिश्चित करनी है और दूसरे नागरिकों को भी इसके लिए प्रेरित करना है। अभी हाल फिलहाल प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, यानी बचाव ही उपचार है। इसी सिद्धांत से हम इस कोरोना-19 महामारी से लड़ सकते हैं, और पूरी दुनिया इससे लड़ रही है। हमें एकजुट होने की ज़रूरत है। ये मानवता की एक सामूहिक लड़ाई है, पूरी मानवता के लिए एक संकट है, पूरी दुनिया के लिए संकट है,
और हम सबको मिलकर इससे लड़ना है और एक सकारात्मक और इच्छा शक्ति के सकारात्मक दृष्टिकोण और इच्छा शक्ति के साथ इसका सामना करना है। इससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, किसी भी तरह चिंता और तनाव में नहीं आना है, बल्कि सावधानी के साथ हमें इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से इस कोरोना महामारी को हम हरा देंगे और ये एक मानवता की, संपूर्ण दुनिया की एक सामूहिक विजय होगी। और इसी में दुनिया, देश, राज्य, समाज और एक व्यक्ति के रूप में हमारी भलाई और हमारा उज्जवल भविष्य निहित है। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आता हूँ अपने सब्जेक्ट पर। सोशियोलॉजी BA पार्ट 3 के सेकंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र को हम पढ़ रहे हैं। दूसरे क्लासेस के जो पेपर हैं उनके भी वीडियोस बन रहे हैं और आपके साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से शेयर किए जा रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप नियमित रूप से इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, इनको देख रहे हैं। आपको न केवल इनको देखना है, पढ़ना है, बल्कि साथ ही आवश्यक सलाह सुझाव भी आपको देने हैं। कोई प्रश्न है, जिज्ञासाएँ हैं, वो भी आपको रखना है, ताकि इस ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम सफल बना सकें, इसको और बेहतर बना सकें। देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। सुधार की संभावनाएं हमेशा विद्यमान रहती हैं, इसलिए इसको और बेहतर बनाने में हमें हमारे छात्रों का सहयोग चाहिए और वो आपसे मिल सकता है। इसलिए आपसे ये भी अपेक्षा की जाती है कि आपको इनको देखना है और आवश्यक प्रश्न है, जिज्ञासाएँ हैं, सुझाव हैं, तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। उसके अनुसार हम इस और ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म को और बेहतर बना सकते हैं। हम BA पार्ट 3 के सेकेंड पेपर सामाजिक मानव शास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने संस्कृति का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, जाति और जनजाति, जनजाति की अवधारणा, सामाजिक मानव शास्त्र का अर्थ, प्रकृति, परिभाषा, क्षेत्र, इन चीज़ों को पढ़ा है। और इस समय हम संस्कृति विकास के सिद्धांत पढ़ रहे हैं, जिनमें से हमने उद्विकास और प्रसार के सिद्धांत को अब तक हमने समझा है। थोड़ा सा इसको आपके साथ रिविजिट कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक मानव शास्त्र समाज शास्त्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, जो आदिम समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है। आदिम समाज एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें जनजाति समाज और उनके सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी हुई सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन विषय है। BA पार्ट 3 में एक पेपर के रूप में सामाजिक मानव शास्त्र व्यापक स्तर पर मानव शास्त्र का ये भाग है, लेकिन चूँकि ये आदिम समाज का वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करता है, समाज के उद्विकास को स्पष्ट करने का प्रयास करता है। इसकी केंद्रीय विषय वस्तु आदिम समाज है, इसलिए हम इसको सामाजिक मानव शास्त्र के रूप में पढ़ते हैं, समाजशास्त्र का एक भाग मानते हैं। और ये समाजशास्त्र और मानव शास्त्र को जोड़ने वाली कड़ी है। जनजाति आदिम समाज का प्रतिनिधित्व करती है, और जाति और जनजाति में बहुत अंतर है। जाति और जनजाति की अवधारणाओं को हमने अपने वीडियो लेक्चर के माध्यम से अच्छे तरीके से समझा है, इनके अंतर को भी समझा है, जनजाति की विशेषताओं पर भी चर्चा की है, संस्कृति का अर्थ और परिभाषा उस पर भी चर्चा की है, संस्कृति की विशेषताओं पर चर्चा की है, और फिर हम संस्कृति विकास के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, और उसमें हमने उद्विकास और प्रसार को समझा है। संस्कृति विकास के सिद्धांत वो नियम हैं, वो सिद्धांत हैं जो संस्कृति के उद्विकास को, संस्कृति में परिवर्तन को, संस्कृति में जो गतिशीलता है, जो निरंतरता है, और जो दूसरी संस्कृतियों से ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है, और उसके आधार पर आधुनिक स्वरूप में संस्कृति हमारे सामने विकसित हुई है, इन सब चीज़ों की वैज्ञानिक व्याख्या की जाती है। तो संस्कृति विकास के सिद्धांत हैं वो संस्कृति में उद्विकास, संस्कृति में परिवर्तन की वैज्ञानिक व्याख्या करते हैं, और इसके लिए उन्होंने 4 सिद्धांतों, 4 प्रक्रियाओं के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है, और वो है उद्विकास, इवोल्यूशन, प्रसार, डिफ्यूजन, नवाचार, इनोवेशन, और प्रसंस्कृति ग्रहण, अकल्चरेशन।
कोई भी नियमित और सतत रूप से चलने वाली क्रिया जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से चलती है उसे हम प्रक्रिया कहते हैं। और उद्विकास है, प्रसार है, नवाचार है, प्रसंस्कृति ग्रहण है, इनके माध्यम से संस्कृति में सतत, क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से नियमित रूप से परिवर्तन होता है। इसलिए इनको संस्कृति विकास के सिद्धांत के साथ साथ हम संस्कृति विकास की प्रक्रियाएं भी कहते हैं। और हमने सामाजिक उद्विकास को संस्कृति के उद्विकास पर लागू करके संस्कृति के उद्विकास के प्रसार सिद्धांत को स्पष्ट किया है। और संस्कृति उद्विकास के, संस्कृति की ग्रोथ के, विकास के प्रसार सिद्धांत को भी समझने का प्रयास किया है, जिसमें हमने ये सीखा है कि संस्कृति में जो परिवर्तन है, संस्कृति का जो विकास है, ग्रोथ है जो कल्चर की, आधुनिक स्वरूप में हम संस्कृति को देखते हैं, ये किस तरह विकसित हुई है। प्रारंभिक स्वरूप में ये ऐसी नहीं थी। तो उद्विकास सिद्धांत तो ये कहता है कि सामाजिक उद्विकास के सिद्धांत की तरह संस्कृति भी सरल से जटिल, सजातीय से विजातीय, कम विभेदीकरण से अधिक विभेदीकरण की ओर क्रमबद्ध और व्यवस्थित ढंग से बढ़ती है। और इसी प्रकार संस्कृति का इवोल्यूशन होता है, संस्कृति की ग्रोथ होती है, संस्कृति में परिवर्तन होता है। लेकिन प्रसार सिद्धांत जो है वह ये कहता है कि यह आवश्यक नहीं है कि संस्कृति की ग्रोथ केवल इस एक ही प्रक्रिया के माध्यम से हुई है, क्योंकि ये संस्कृति के विकास की समग्र व्याख्या नहीं कर पाता है, सभी पहलुओं को स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो संस्कृति विकास का जो प्रसार सिद्धांत है वो कहता है कि संस्कृति के कुछ तत्व इस तरह के होते हैं जिनमें स्वतः फैलने का गुण होता है, और वो निरंतर रूप से एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में जाते रहते हैं, फैलते रहते हैं, दूसरी संस्कृति उनको अपनाती रहती है। यानी कि उनका फैलाव होता है। किसी संस्कृति के महत्वपूर्ण गुण, विशेषताओं और तत्वों का फैलाव होता है दुनिया भर में चारों तरफ, और दूसरी संस्कृतियाँ उनको अपनाती है। यह प्रसार का सिद्धांत है। और इसके माध्यम से भी संस्कृति का उद्विकास होता है, इवोल्यूशन होता है, उसका विकास होता है, ग्रोथ होती है, और उसमें परिवर्तन होता है, चेंज होता है, और आधुनिक स्वरूप में हमारे सामने आती है। यह शाहरुख ने हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जिनको मैंने रिविजिट किया है। डियर स्टूडेंट्स, टीचर होने के नाते न केवल सब्जेक्ट की जानकारी आपको देना, बल्कि आपके जीवन के लिए कुछ प्रेरणादायक चीज़ें उनके लिए भी आपको मोटिवेट करना, वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करना, जिससे आप करियर में आगे बढ़ें, आत्मविश्वास के साथ आप पढ़ाई कर सकें, अपने भविष्य के बारे में योजनाएं बना सकें और सही दिशा में आगे बढ़ने, ये भी हमारा दायित्व है। विषय का ज्ञान देने के साथ साथ एक अच्छा नागरिक बनाना है, यह भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा हमारा प्रयास रहता है कि हमारे स्टूडेंट्स अच्छी चीज़ें सीखें, अच्छे नागरिक बने, जिम्मेदार नागरिक बने, समझदार बने, बुद्धिमान बने, विवेकशील बने, समाज में आगे बढ़ें, ऊंचे पदों पर पहुँचें, नई उपलब्धियां अर्जित करें, समाज को नई दिशा दिखाएं, समाज के बेटरमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए और अधिक बेहतर प्रयास करें जो प्रयास अब तक नहीं हो पाए। और इसके लिए ज़रूरी है कि वो उस लेवल की योग्यता, काबिलियत और गुण रखते हों, और ये गुण आप शिक्षा के माध्यम से अर्जित करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी जो आपके लिए प्रेरणादायक है, एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको जीवन की शिक्षा देती है, ईमानदार और सच्चा बनने की शिक्षा देती है। और ईमानदारी और सच्चाई आपकी सफलता का एक आधार स्तंभ है, आधारभूत मूलभूत गुण है। उसके बिना जीवन में आपको टिकाऊ और निरंतर सफलता मिलना संभव नहीं है। शॉर्टकट जो होते हैं, गलत रास्ते जो होते हैं, वो आपको टिकाऊ और दीर्घकालीन सफलता नहीं दे सकता। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ी उपलब्धियां अर्जित करनी है, समाज के लिए अच्छा काम करना है, आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी है, तो आपको एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छी चीज़ें सीखनी है, दूसरों से बेहतर बनना है। तो मैं एक से इस स्टोरी छोटी सी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये किसी राज्य के राजा होते हैं, उनके सामने उत्तराधिकारी का प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो बुजुर्ग हो जाते हैं और वो एक योग्य उत्तराधिकारी चुनना चाहते हैं जो उनके बाद में उनके राज्य को संभाल सके। वो अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श करते हैं
इसमें ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि आपको एक योग्य उत्तराधिकारी की अभी घोषणा कर देनी है और उसका चयन आपको करना है और आपको ये सुनिश्चित करना है कि वो ईमानदार हो, सच्चा हो, इतना काबिल और योग्य हो जो आपके उपरांत इस बड़े राज्य को संभाल सके। राजा अपने दरबारियों के साथ विचार विमर्श के बाद एक योजना बनाता है और राज्य में घोषणा करवाता है कि राज्य के एक उत्तराधिकारी की घोषणा की जानी है। उसके लिए राजा ने एक परीक्षा लेने का फैसला किया है। उसमें सभी योग्य लोगों को आमंत्रित किया जाता है। एक तय दिन को सब राजा के दरबार में उपस्थित होते हैं। वो लोग जो संभावित दावेदार की योग्यता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं राज्य को संभालने की। राजा उन सबको कहता है कि मुझे एक योग्य उत्तराधिकारी को चुनना है और इसके लिए मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहता हूँ। राजा उन सभी जो संभावित दावेदार होते हैं, काबिल लोग होते हैं, युवा लोग होते हैं, उनको एक पौधे का बीज देते हैं और उनको कहते हैं कि आपको घर जाकर एक गमले में इस बीज को बोना है और नियमित रूप से इसको खाद पानी देना है और 6 महीने बाद जब ये पौधा बड़ा हो जाए तो मेरे दरबार में उपस्थित होना है। जिसका पौधा सबसे अच्छा होगा, बड़ा होगा, जिस पर पुष्प आ चुके होंगे, तो मैं देखूंगा कि कौन ऐसा कर पाता है और उसको मैं उत्तराधिकारी तय करूंगा। सभी अपने घर चले जाते हैं, गमले में उस बीज को बोते हैं, नियमित रूप से खाद देते हैं, उसे पानी देते हैं। ऐसा चलता रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस तरह समय बीतता रहता है। एक बहुत ही गरीब परिवार, साधारण परिवार का एक युवा लड़का होता है। वो देखता है कि एक कुछ दिन बाद की बीज उग नहीं पाता है। वो अपने माता पिता को कहता है कि पिताजी, माताजी, राजा साहब ने जो बीज दिया है वह तो उग ही नहीं पाया है। तो और जबकि वो दूसरे साथियों से बात करता है तो वो कहते हैं कि उनका पौधा तो बड़ा हो चुका है, उग आया है, वो इतना बड़ा हो चुका है, वह उतना बड़ा हो चुका है। वो चिंतित तो उठता है, दुखी भी होता है। उसके माता पिता कहते हैं कि तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। राजा साहब ने जो बीज दिया है वो तुमने इसके अंदर बो दिया है, इसके अंदर डाल दिया है और नियमित रूप से, ईमानदारी से, निष्ठा से तुम इसमें पानी दे रहे हो, खाद दे रहे हो। तुम्हें अपने प्रयास जारी रखने हैं, अपने प्रयासों को रोकना नहीं है। बहुत ही प्रेरणादायक चीज़ है ये। अक्सर जीवन में हम ये गलती कर बैठते हैं। जिस समय हमें अपने प्रयासों को निरंतरता देनी होती है उसी समय हम अपने प्रयास छोड़ देते हैं और यही गलती जीवन में बहुत बड़ी कीमत मांग लेती है और हम बहुत पीछे रह जाते हैं, वहाँ नहीं पहुँच पाते जहाँ हमें पहुँचना चाहिए। लेकिन उसके माता पिताओं से सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी का निरंतर कठिन परिश्रम का पाठ पढ़ाते हैं। वो ये कहते हैं कि तुम्हें किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करनी है, तुम्हें ईमानदारीपूर्वक, निष्ठापूर्वक, सच्चाई और अच्छाई के साथ इस पौधे को सींचना है, नियमित रूप से खाद देना है, पानी देना है, इसका ध्यान रखना है, ख्याल रखना है, बिल्कुल दुखी नहीं होना है, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है, अपने ऊपर भरोसा रखना है। उसके माता पिता सिर्फ इतनी ही बात कहते हैं, उसे गुमराह नहीं करते या दूसरों की तुलना के आधार पर उसे दिग्भ्रमित नहीं करते हैं कि भाई दूसरों का पौधा इतना बड़ा हो गया है, तुम्हारा पौधा क्यों नहीं हुआ है। उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते हैं बच्चे पर, उसे कोसते नहीं हैं। तो यहाँ माता पिता और स्टूडेंट दोनों की भूमिका को हम समझ सकते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 6 महीने बीत जाते हैं। लड़का असाधारण धैर्य का परिचय देता है, माता पिता भी असीम धैर्य दिखाते हैं, भरोसा दिखाते हैं। पौधा नहीं उगता है,
गमला वैसा का वैसा ही है जैसा 6 महीने पहले था। एक तय तिथि को राजा के दरबार में सबको उपस्थित होना होता है, सभी उपस्थित होते हैं। वह लड़का जो युवा है अपने माता पिता से पूछता है, तो माता पिता कहते हैं कि तुम्हें इस गमले के साथ ही दरबार में उपस्थित होना है। तुमने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी है, तुमने ईमानदारी से निष्ठापूर्वक मेहनत की है, इसको सींचा है खाद पानी से। अब नहीं उगा है कोई बात नहीं, जैसा है तुम्हें वैसा ही ले जाकर इसको दरबार में राजा साहब के सामने प्रस्तुत करना है। दरबार में राजा साहब देखते हैं कि सब के गमलों में पौधे हैं, कई पौधों के फूल भी आ चुके हैं, कईयों के पौधे छोटे हैं तो कईयों के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। सभी को देखने के बाद राजा की नज़र उस गमले पर पड़ती है, उस युवा राजकुमार के गमले पर पड़ती है जिसका गमला बिल्कुल खाली है, जिसमें कुछ भी नहीं उगा हुआ है। और वो एकमात्र राजकुमार था जिसके गमले में कुछ भी नहीं उगा हुआ था। बाकी जितने भी राजकुमार थे जो संभावित उत्तराधिकारी के रूप में अपना दावा प्रस्तुत कर रहे थे, उन सब के गमलों में पौधे उगे हुए थे। किसी के छोटे थे, किसी के बड़े थे, किसी के फूल थे, किसी के नहीं थे। राजा साहब उस युवक को बुलाते हैं, उस युवा राजकुमार को, उससे पूछते हैं कि तुम्हारे गमले में पौधा कैसे नहीं होगा। युवक जवाब देता है कि राजा साहब, मैंने ईमानदारी से सच्चाई से आपने जो बीज दिया है उसको इसमें बोया है और उसको खाद पानी से सींचा है, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसमें पौधा कैसे नहीं उगा है। लेकिन मैंने अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं की, मैंने 6 महीने तक धैर्य के साथ इसका ध्यान रखा है। ये असाधारण धैर्य की बात है और विवेक की भी बात है, बिना इधर उधर ऊर्जा लगाई फालतू की चीज़ों में। दूसरे राजकुमारों के ये कहते हुए भी कि उनका पौधा बड़ा हो गया, वह बिल्कुल दिग्भ्रमित नहीं होता है, अपनी ऊर्जा को नष्ट नहीं करता है फालतू की चीज़ों में, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ता है, अपने माता पिता के मार्गदर्शन के अनुसार नियमित रूप से अपना काम करता है। राजा साहब उसे बुलाते हैं और सबके सामने सार्वजनिक घोषणा करते हैं कि मेरे राज्य का नया उत्तराधिकारी ये युवक होगा। सभी आश्चर्य से राजा की तरफ देखते हैं, यहाँ तक कि दरबारी भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, वह भी समझ नहीं पाते। तब राजा साहब सबके सामने बताते हैं कि सभी दरबारियों और युवा राजकुमारों को कहते हैं कि मैंने आपको जो बीज दिए थे, वो जो बीज उगने योग्य नहीं थे, उनकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो चुकी थी, उनमें एक भी बीज उगने के लायक नहीं था। मैं आप सबका परीक्षण करना चाहता, ये देखना चाहता था कि आप कितने ईमानदार हैं, कितने निष्ठावान हैं, कितने धैर्यवान हैं, कितने विवेकवान हैं। लेकिन आप सभी युवकों में से मुझे एक युवक ऐसा मिला है जो जिसने न केवल असाधारण धैर्य और विवेक का परिचय दिया है, बल्कि सबसे बढ़कर उसने ईमानदारी और सच्चाई का एक शानदार दृष्टांत मेरे सामने प्रस्तुत किया है। और मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि ये मेरे राज्य को ये संभाल सकता है। ऐसे ही ईमानदार, सच्चे, धैर्यशील और विवेकशील युवा राजकुमार की मेरे राज्य को ज़रूरत है। और इसी के साथ राजा अपने राज्य का उत्तराधिकारी उस राजकुमार को घोषित कर देता है। उस युवा राजकुमार को अपने माता पिता पर गर्व महसूस होता है। वो ईश्वर का धन्यवाद देता है उस समझ और बुद्धि के लिए जो ईश्वर की कृपा से उसके अंदर आई और उसने असाधारण धैर्य, ईमानदारी, सच्चाई, अच्छाई और निष्ठा का परिचय दिया और एक ऐसे मुकाम पर पहुंचा जहां पर पहुंचने की कभी वह सोच भी नहीं सकता था, लेकिन उसके असाधारण गुणों ने उसको वहां पहुंचा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कहानी हमें प्रेरणा देती है मजबूत चरित्र की, ईमानदारी की, निष्ठापूर्वक कठिन परिश्रम की, असाधारण धैर्य की, विवेक की। अगर ये हमारे अंदर हैं तो न केवल अपने करियर में बल्कि अपने जीवन में भी हम बहुत शांति से, बेहतर ढंग से अपने जीवन को जी सकते हैं, अपने जीवन में कामयाब बन सकते हैं और समाज के अंदर अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अपने इस पढ़ाई को, अपने जीवन को सफल, सार्थक और अर्थपूर्ण बना सकते हैं। एक अंग्रेजी कहावत है, व्हेन
wealth is lost, nothing is lost. When health is lost, something is lost. और when character is lost, everything is lost. इसलिए चरित्र में बहुत मजबूत ताकत है। चरित्र हमारे समग्र गुणों का प्रतिनिधित्व करता है, और आज के इस असाधारण समय में जिस तरह के गुणों की, योग्यताओं की हमें ज़रूरत है, हमें अपने अंदर उनको विकसित करना चाहिए। और अगर वह कर पाने में हम सफल होते हैं तो अपने जीवन में भी हम सफल हैं। यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी, और निश्चित रूप से ये आपके लिए अत्यंत लाभदायक और प्रेरणादायक सिद्ध होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।